वो तेजी से भागकर लिफ्ट में पहुंची। उससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, अंदर पहले से ही एक खूबरू हैंडसम जवान खड़ा था। सूटेड बूटेड, टाई शाय लगाए, हाथ में महंगी तरीन ब्रांड की घड़ी, सफ़ेद रंगत, तीखे नैन नक्श, क्लीन शेव, अपनी तमामतर मर्दाना वजाहत लिए वो खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। खुद को शहजादी समझने वाली ईशाल को लगा जैसे वो उसके ख्वाबों का शहजादा है। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए वो उस शहजादों जैसी शख्सियत रखने वाले शख्स से मुखातिब हुई, जिसने अभी तक उस पर एक गलत निगाह तक नहीं डाली थी। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो ना? कहीं मुझे किडनैप करने का इरादा तो नहीं? अगर ऐसा है तो अपना इरादा बदल लें, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं। मेरे बाबा की बहुत ऊपर तक पहुंच है। वो आपको खड़े खड़े उठवा लेंगे, समझे? उसकी बारीक सी खनकती आवाज़ लिफ्ट में गूंजी। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या कह रही हैं आप? वो हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा। इशाल भी बहुत हसीन की, छोटी सी नाक, गोल चेहरा, गालों पर पड़ते डिम्पल, बारीक होंठ, सिल्की खुले बाल, गुलाबी रंग का टॉप जिसकी हाफ आस्तीन से झलकती दूधिया रंगत और ब्लैक टाइट जीन्स में वो बेहद दिलकश लग रही थी। एक हाथ में फाइल्स पकड़े, दूसरे हाथ की उंगली नचाते हुए वो एटीट्यूड से बोल रही थी। बिल्कुल तुम अभी अपनी लैंड क्रूजर से मुझे टक्कर मारने वाले थे। अमीर हो तो किसी की भी जान ले लोगे। रियान ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? मेरी गाड़ी के आगे तो आज कोई नहीं आया। ओह, आपको तो भूलने की बीमारी भी है। बहुत अफसोस हुआ। आप किसी अच्छे से डॉक्टर से रुजू करें जो आपके दिमाग का इलाज कर सके। उप्स, मेरा मतलब याददाश्त का। इससे पहले रियान कुछ कहता, इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलते हुए ईशाल की एक फाइल गिर गई, मगर उसे जल्दी थी। इंटरव्यू का वक्त निकला जा रहा था। रियान ने लिफ्ट के फ्लोर पर पड़ी फाइल देखी। आफत कहीं की, पहले ही लेट हूं, ऊपर से इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। वो बड़बड़ाया। कुछ दिन पहले ही रियान ने ये कंपनी खरीदी थी, कुछ नए एम्प्लॉयज़ रखने थे, मगर वो ऑफिस पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था। पहले ही मूड खराब था और अब ये लड़की। तो मिस अहमद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रुका। अप्सरा, मेरा मतलब इशाल रियाज, वो जल्दी से बोली। अहमद और रियान बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब रियान रास्ते में लेट हो गया तो उसने अहमद को कॉल की कि वो ही उसके लिए असिस्टेंट का इंटरव्यू ले ले। मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इन सब लड़कियों में से उसे ईशाल रियाज ही सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि वो चुलबुली शोख तबीयत की मालिक रियान को जीना सिखा सकती थी। आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। आप इस कंपनी के बॉस रियान मलिक की पर्सनल असिस्टेंट हैं, अहमद ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। ईशाल तो खुशी के मारे झूम उठी थी। इस इंटरव्यू में जॉब कंफर्म हो जाना उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। घर आते ही उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। आपी आपी, वो खुशी से चीख रही थी। शबीना, उसकी बड़ी बहन, हैरान होकर उसकी तरफ बढ़ी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों शोर मचा रही हो? आपी, मेरी जॉब लग गई, कल से ही स्टार्ट है। ईशाल ने शबीना को जोर से गले लगा लिया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शबीना की आंखों में नमी आ गई। आपी, बहुत बड़ी कंपनी है और मैं पर्सनल असिस्टेंट बनी हूँ। मैंने बॉस को अभी नहीं देखा, लेकिन ख्वाहिश कर रही हूँ कि वो बहुत हैंडसम और अनमैरिड हो, वो शरारत से बोली। शबीना ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। पागल हो क्या? ऐसे बॉस सिर्फ फिल्मों और नॉवलों में होते हैं, जो अपनी पीए से मोहब्बत कर बैठते हैं। ईशाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झटका, मगर उसके ज़हन में लिफ्ट में खड़ा वो शहजादा नुमा शख्स बार बार आ रहा था। जिंदगी की महरूमियों के बावजूद ईशाल हमेशा जिंदा दिल रही थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद शबीना ने माँ और बहन दोनों का फ़र्ज़ निभाया था। उसने अपनी तालीम कुर्बान कर दी, मगर ईशाल को कभी किसी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया। ईशाल के लिए ये जॉब महज एक नौकरी नहीं, बल्कि शबीना की कुर्बानियों का सिला था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिंदगी ने उसके लिए अभी और भी बहुत से इम्तिहान लिख रखे हैं। शबीना ईशाल की वजह से ही अपनी जिंदगी जी रही थी, या यूं कह लें, ईशाल ने अपनी शरारतों से उसे जिंदा रखा हुआ था। अगले दिन ईशाल अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने बाल संवार रही थी। पीले रंग का टॉप और ब्लैक जीन्स पहने वो खुद को बार बार आईने में देख रही थी। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वो किसी बड़ी कंपनी में काम करने जा रही थी। शबीना किचन में नाश्ता बना रही थी जब ईशाल तैयार होकर बाहर आई। शबीना ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। मेरी गुड़िया आज कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हें नज़रे बद से बचाए। ईशाल ने हंसते हुए शबीना के गले में बाहें डाल दी।
दुआ करें आप ही कि आज का दिन अच्छा गुजरे। शबीना ने उसके माथे पर बोसा दिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इशाल ने जल्दी से नाश्ता किया और बैग उठाकर घर से निकल गई। बाहर गली में आते ही उसने रिक्शा लिया और कंपनी की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखती रही। दिल में अजीब सा खौफ था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन साथ ही खुशी भी थी कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कंपनी के गेट पर पहुंचकर वो नीचे उतरी और गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गई। दिल इतने जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा। आप मिस इशाल हैं? इशाल ने सर हिलाया। जी, आपका कैबिन उधर है, आप बैठें, जब बॉस आएंगे तो आपको अपने कमरे में बुला लेंगी। इशाल हाँ में गर्दन हिलाती अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई और बैठकर फाइल्स चेक कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। इतनी बड़ी कंपनी में उसकी पहली नौकरी थी और वो भी बॉस की पर्सनल असिस्टेंट की हैसियत से। वो खुश भी थी और थोड़ा घबराई हुई भी। अचानक फ़ोन बजा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से एक भारी मगर पुरकशिश आवाज़ सुनाई दी। मिस इशाल, आपको बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है। इशाल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से फाइल्स संभाली और कैबिन की तरफ चल पड़ी। कैबिन व दरवाज़ा खुला तो वो हैरान रह गई। सामने वही शख्स बैठा था जिससे सुबह उसकी नोकझोंक हुई थी। उसके माथे पर बल पड़ गए थे और नज़रें सीधा इशाल पर मरकूज थीं। तो आप है मेरी नई असिस्टेंट, वो हल्के तंजिया लहजे में बोला। इशाल को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। उसकी ज़ुबान गुंग हो गई। उसने फ़ौरन खुद को कंपोज किया और धीरे से बोली, यस सर। रियान ने कुर्सी से टेक लगाई और गहरी नज़रों से उसे देखा। लेकिन आपके बाबा की तो बहुत ऊपर तक पहुंच है और कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपको इस मामूली सी जॉब की क्या ज़रूरत? रियान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। इशाल ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, जी सर, मेरे बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक का मतलब अल्लाह ताला तक है। तो आपको पता है अल्लाह पाक तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, अभी यहीं से आपको ऊपर उठा सकते हैं। इशाल की बात सुनकर रियान ने अपने उभरता कहकहा बमुश्किल रोका और फिर उसे काम समझाने लगा। जब वो अपने कैबिन में वापस आई तो रियान ने फ़ौरन से अहमद नकवी को अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो आया तो फ़ौरन से उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। तुम्हें सारी लड़कियों में से यही लड़की मेरी असिस्टेंट बनाने को मिली? अहमद ने हैरान होते रियान की तरफ देखा और कहा कि क्यों, इस लड़की में क्या खराबी है जो तुम्हें पसंद नहीं आई? खराबी? तुम खराबी की बात कर रहे हो? इस लड़की ने पूरा ऑफिस उलट कर रख देना है। कभी तुम इसकी ज़ुबान के जौहर चेक करना, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा। अहमद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसे पता था कि रियान बहुत ही संजीदा किस्म का आदमी है और ईशाल बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यानी कि शोख, चंचल और हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की। इसीलिए तो अहमद ने इसी को सिलेक्ट किया। लेकिन खुद पे कंट्रोल करते हुए अहमद ने कहा कि देखो यार, अगर ये काम अच्छा नहीं करेगी तो हम चेंज कर लेंगे, इसमें मसला क्या है? मुझे ये सही लगी तो मैंने रख ली। अब अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसे फारिग कर लेता हूँ, अहमद ने जानबूझकर कहा। रिहान ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा और कहा कि हाँ, बस अब यही काम रह गया है कि रोज़ एक नई असिस्टेंट रखना। रहने दो, अब मैं खुद ही इससे निमट लूँगा, जाओ अपना काम करो। तो अहमद जल्दी से उठकर अपने ऑफिस में आ गया। इशाल ने अपनी शरारती अंदाज और अपनी हंसमुख आदत की वजह से पूरे ऑफिस का दिल जीत लिया था। वो जहाँ जाती सबको हंसने पर मजबूर कर देते। कभी किसी के काम में मदद करती तो कभी चाय बनाने वाले को अपने लतीफ़ों से हंसाती। हर कोई उसकी मासूमियत और जिंदा दिली का दीवाना हो गया था, यहाँ तक कि अब उसके बिना ऑफिस को वीरान समझने लगे थे। अहमद नकवी भी अक्सर उसकी शरारतों पर हंस पड़ता और रियान के चिढ़ने वाली शक्ल देखकर अपने कहकहे दबाने की नाकाम कोशिश करता और रियान उसे घूरकर रह जाता। अगले दिन रियान ने इशाल को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। इशाल कॉफ़ी बनाने गई, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक झमाका हुआ और फिर उसने 2 चम्मच भर भर कर चीनी के डाल दिए। हालांकि उसे पता था कि रियान को विदाउट शुगर कॉफ़ी पसंद है। रियान ने कॉफ़ी का एक घूंटी भरा था कि उसने फ़ौरन से कॉफ़ी टेबल पर रखी और कहा कि ये क्या है? इशाल ने मासूम अंदाज में रियान की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या हुआ सर, क्या कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी? रियान अपनी जगह से उठा और इशाल की बाजू पकड़ते हुए कहा कि अपनी हद में रहो, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम्हें अच्छे तरह से पता है कि मुझे विदाउट शुगर कॉफ़ी पसंद है और तुमने इसमें इतनी ज़्यादा चीनी डाल दी है कि मेरा मुंह ही चिपक रहा है। इशाल ने उसके इतने से गुस्से का ज़रा भी असर नहीं लिया और कहने लगी कि सर, मैंने सोचा आप पहले इतने कड़वे हैं और कड़वी कॉफ़ी पी कर कहीं ज़्यादा ही कड़वे ना हो जाए। आपको पता है ना, हर चीज़ की ज़्यादती या कमी नुकसानदेह है, इसी वजह से। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, रियान धाड़ा और कहा कि शट अप,
अपनी बकवास बंद रखो और अभी इसी वक्त मेरे कैबिन से निकल जाओ, नहीं तो मेरे हाथों तुम जाया हो जाओगी। इशाल एक लम्हे के लिए सहम ही गई और फिर जल्दी से अपने कैबिन में आकर बैठ गई और लंबे लंबे सांस भरने लगी। वो बचपन से ही ऐसे गुस्से में किसी को भी देखती तो डर जाती और पैनिक हो जाती, और ये बात सिर्फ उसकी शबीना को ही पता थी, क्योंकि जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ था तो अक्सर ही उसके चाचा चाची उस पर बहुत गुस्सा करते थे और कई दफ़ा तो उन्होंने शबीना को मारा भी था, जिसकी वजह से इशाल अगर किसी को भी गुस्से की हालत में देख लेती तो पैनिक हो जाती। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके साथ वाले कैबिन से उसकी कुलीग फौरन उसकी तरफ आए और उसे पानी वगैरह पिलाने लगे, लेकिन उसकी तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ने लगी। उनमें से उनका मैनेजर अली फौरन रियान के पास गया और कहा कि सर, मिस इशाल की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। रियान ने सुना तो उठकर फौरन इशाल के कैबिन में आया और इशाल रियान को देखकर ज़्यादा पैनिक होने लगी और अपनी चेयर से उठकर वो दीवार के साथ लगने लगी जैसे दीवार में ही घुस जाएगी। रियान ने उसे ऐसे डरते हुए देखा तो उसने अपने मैनेजर से कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, और खुद वो अपने कैबिन में आ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार इशाल की तरफ भटक रहा था। उसने कुछ देर बाद अली को फ़ोन किया तो अली ने बताया कि सर, डॉक्टर ने कहा है कि मिस इशाल को ज़बरदस्त पैनिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह रिएक्ट कर रही है। अब वो पहले से बेहतर है। रियान ने कहा कि ठीक है, तुम इसे घर छोड़ो और इसे कहो कि आराम करे। अली ने रियान की बात पर फ़ौरन अमल किया और इशाल को घर छोड़ाया। शबीना ने जब इशाल को देखा तो फौरन उसकी तरफ लपकी और कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, ये तुम्हारी ऐसी हालत क्यों बनी हुई है, क्या किसी ने कुछ कहा है? इशाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। लेकिन शबीना, जिसने बचपन से ही इशाल को पाला हो, उससे भला कैसे कोई बात मख्फी रह सकती है? उसने कहा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात हुई है। तो इशाल ने सारी बात शबीना को बता दी। शबीना ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया और कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम वहाँ अपना काम करने जाती हो या दूसरों को तंग करने? इशाल, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सोचो, अगर ये सब करने से तुम्हारी जॉब चली जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इशाल ने शबीना की बात सुनकर कहा कि नहीं आपी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी, आप कोई भी ऐसी शरारत नहीं करूंगी, बल्कि अपने काम से काम ही रखूंगी। ये सुनकर शबीना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, और साथ में मुस्कुरा पड़ी। इशाल ने मसनूई गुस्से से शबीना की तरफ देखा तो दोनों हंसने लगी, और फिर शबीना उसे लेकर कमरे में चली गई और कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और शबीना किचन में चली गई। लेकिन इशाल आज के सारे वाक़ये के बारे में सोच रही थी और फिर दिल ही दिल में कहने लगी कि कितना खड़ूस आदमी है, आइंदा मैं इसके साथ कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी। कैसे चिल्लाता है ये, जैसे अल्लाह ताला ने इसके गले में स्पीकर फिट किया हो। और फिर खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ी। इशाल ने अगले दिन इरादा कर लिया कि वो ऑफिस में सिर्फ अपने काम से काम रखेगी ताकि दोबारा कोई मसला ना हो। लेकिन उसकी फितरत में जो शोखी और शरारत थी वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकती थी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो अली ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी तबीयत है अब? इशाल ने शरारत से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको लगा था मैं मर जाऊंगी। अली ने हंसकर कहा, हमें लगा नहीं, हमें पूरा यकीन था। इशाल ने आंखें दिखाईं और सीधा अपने कैबिन में चली गई। काम करते हुए अचानक उसका फ़ोन बजा। देखा तो रियान की कॉल थी। दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन फिर हौसला करके फ़ोन उठा लिया। मेरे कैबिन में आओ, अभी। रियान की सख्त आवाज़ आई। इशाल ने गहरा सांस लिया और कैबिन की तरफ चल दी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से इजाज़त मिली। रियान ने सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर संजीदगी तारी थी। बैठो। इशाल चुपचाप बैठ गई। रियान ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बगैर सर उठाए कहा, ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इशाल ने फाइल पकड़ी और चुपचाप बाहर आ गई। रियान ने नज़र उठाकर उसे देखा, जैसे हैरान हो कि ये कैसे इतनी जल्दी सीधी हो गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। इशाल बाहर आई और काम में लग गई। पूरा दिन वो दिल लगाकर काम करती रही, एक बार भी कोई मजाक नहीं किया। सब हैरान थे, ये कौन सी इशाल है, कहीं चेंज तो नहीं हो गई। लंच के वक्त सोहा ने उसे कैंटीन चलने को कहा तो वो इनकार कर गई। सोहा ने हैरत से कहा, ये मौजज़ा कैसे हुआ? इशाल ने हंसते हुए कहा, बस आप ही ने बहुत डांटा, अब मैं सिर्फ काम करूंगी। लेकिन शाम तक उसकी तबीयत फिर बेचैन होने लगी, लेकिन उसने खुद पर पूरा कंट्रोल रखा। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और इशाल अब ज़्यादा किसी को तंग नहीं करती थी। रियान को तो बिल्कुल भी नहीं, और ये बात रियान ने भी नोट की। ऑफिस में अब उससे इतनी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला
क्योंकि ये खामोशी भी तो इसी की वजह से आई थी। ईशाल भी अपने काम से काम रखती और अपना काम खत्म करते ही घर चली जाती। लेकिन एक दिन ईशाल ऑफिस नहीं आई। जैसे ही रियान ने ईशाल को बुलाया तो उसे पता चला कि आज वो छुट्टी पर है। ये सुनकर रियान ने माथे पर बल डाले और कहा कि मुझसे बिना पूछे कैसे वो छुट्टी कर सकती है, फौरन उसे कॉल करो और ऑफिस आने को कहो। जब उसे कॉल की तो उन्हें पता चला कि उसकी आपी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आज ऑफिस नहीं आई। रिसेप्शनिस्ट ने रियान को बताया कि सर, मिस ईशाल कह रही हैं कि वो अपनी आपी को अस्पताल लेकर गई हुई है, इसलिए वो नहीं आ सकती। ये सुनकर रियान खामोश हो गया और कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने काम करो, और ख़ुद ईशाल को कॉल करने लगा। ईशाल ने कॉल अटेंड करके कहा कि जी सर, कोई काम है तो बता दें। रियान ने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज ऑफिस नहीं आ रही। ईशाल ने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद की और कहने लगी, सर, अचानक से ही आपी की तबीयत सुबह ख़राब हो गई। मैं ऑफिस आने के लिए ही तैयार हो रही थी, लेकिन मुझे आपी को लेकर अस्पताल जाना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं आपको बता न सकी। इसके लिए मैं माजरत करती हूँ। ठीक है, रियान ने हुंकारा भरा और कहा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन ईशाल अगले दिन भी ऑफिस नहीं आई तो रियान की तबीयत बेचैन होने लगी। उसे ईशाल की आदत होने लगी थी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि ये सब ठीक नहीं है। हर औरत एक जैसी ही होती है, लालची और दौलत की भूखी। अभी ये सब सोच ही रहा था कि अहमद उसके पास आया और उसने जब रियान के चेहरे की तरफ देखा तो पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। अहमद रियान का बहुत अच्छा दोस्त था और वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। और रियान ने फिर अहमद की तरफ देखते हुए कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ईशाल की आदत हो रही है। जिस दिन वो नहीं आती तो मेरी तबीयत बेचैन होने लगती है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है, वो भी फरिया जैसी ही होगी। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो फरिया के धोखे से निकलकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और ईशाल बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सादा सी और मुखलिस, और वो कब से यहाँ काम कर रही है। आज तक उसकी किसी भी आदत या किसी बात से तुम्हें लगा कि वो दौलत के लिए तुझ कर सकती है? नहीं ना। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और फिर फैसला करना। इतना कहकर अहमद वहाँ से चला गया और रियान अपने माजी में खो गया। जब वो और फरिया दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फरिया ने रियान को खुद की तरफ मतवज्जा किया और फिर उसके साथ शादी कर ली, क्योंकि रियान एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जब उसके बिजनेस में कुछ बहरान आया तो फरिया ने उससे खला ले ली और किसी बहुत ही अमीर आदमी से शादी कर ली। रियान को ये बात बहुत गहरे सदमे में मुब्तला कर गई, जिससे वो आज तक नहीं उभर पाया था। ऑफिस के बाद अहमद ने रियान से कहा कि चलो इशाल की आपी की तैमारदारी कराते हैं और तुम इशाल से भी मिल लोगे। आखिरी बात अहमद ने शरारत से कही तो रियान में उसकी तरफ घूरा और फिर उसके साथ ही अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर वो रिसेप्शन से पता करके उस कमरे में पहुंचे जहां पर शबीना एडमिट थी। लेकिन जैसे ही अहमद की शबीना पर नज़र पड़ी तो वो उसे हैरान नज़रों से देखने लगा और आगे बढ़कर उसने शबीना से कहा कि तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह पता किया तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। और इशाल, ये इशाल तुम्हारी बहन है? और खुदाया, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तुम कहाँ चली गई थी? पता है तुम्हारे बाद मेरा क्या हाल हुआ? लेकिन शबीना खामोश नज़रों से उसे देख रही थी और कुछ भी ना बोली। अहमद ने उसे झंझोड़ा और कहा कि तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अहमद, तुम्हारा खालाजाद, तुम्हारा मंगेतर। शबीना की आंखों से आंसू निकलने लगे और कहा कि मेरा कोई मंगेतर नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में इशाल के अलावा कोई रिश्तेदार है। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। ये सुनकर अहमद साकित रह गया और कहने लगा कि ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि बचपन में हमारी मंगनी हुई थी सबके सामने? लेकिन शबीना कुछ भी याद करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अहमद की तरफ से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लीं, जैसे कह रही हो कि चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रियान और इशाल ये सब कुछ हैरान होते देख रहे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। जब कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी शबीना नहीं बोली तो अहमद थके हुए कदमों से बाहर आ गया और रियान भी उसके साथ ही बाहर आया और अहमद से पूछने लगा कि कौन है ये शबीना और क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ।
अहमद ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी खालाजाद से बचपन में ही मंगनी हो गई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से वो लोग कहाँ चले गए हैं और मैंने इन दोनों को बहुत ढूंढा लेकिन ये नहीं मिली। और फिर आज अगर किस्मत ने मिला ही दिया है तो ये मुझे अपना कुछ भी नहीं मान रही। ऐसा भला कैसे हो सकता है? हालांकि जब हमारी मंगनी हुई थी तो उसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी, और 15 साल की उम्र में कोई भी बात हो ऐसी तो वो हमेशा याद रहती है, तो ये कैसे भूल सकती है? रेयान ने अहमद की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने उसके चेहरे पे तकलीफ नहीं देखी जो तुम्हें पहचानने की बाद उसके चेहरे पे आई है? क्या पता बात कोई और हो जो वो तुम्हें पहचान नहीं रही। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले शबीना को अपने एतबार में लेकर उससे बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर वजह क्या है जो वो इस तरह तुम्हें पहचानने से इनकारी है। अहमद को रेयान की बात में दम लगा और उसने फैसला कर लिया कि वजह तो वो जानकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर कुछ ही देर में दोनों अस्पताल से घर आ गए, लेकिन दोनों को ही सुकून नहीं था। शबीना आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन था, जैसे अहमद को देखने के बाद वो अपने माजी में खो गई हो। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और वो दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह गई थीं। उनके वालिद के इंतकाल के बाद सब रिश्तेदारों ने कहा कि अब शबीना की शादी अहमद से कर दो ताकि दोनों बहनें महफूज हो जाएं। लेकिन उसकी खाला ने इनकार कर दिया और गुस्से से कहा कि मैं कैसे दोनों की जिम्मेदारी उठाऊं, एक को बहू बना लूंगी तो दूसरी मुफ्त में मिल जाएगी। मैंने खैरात नहीं खोल रखी कि दो दो बच्चियों का बोझ अपने सर ले लूं। मैं उनकी माँ नहीं हूं जो उनके लिए कुर्बानी दूं। बस बहुत हो गया, आज के बाद ये मंगनी खत्म, रिश्ता खत्म और बहन के साथ सब कुछ खत्म। ये कहकर उसकी खाला ने उन दोनों को रोता छोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन के बाद शबीना ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अहमद से कभी नहीं मिलेगी और ना ही उससे कोई राब्ता करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहमद की ज़िंदगी में कोई मसला आए। लेकिन इन दोनों बहनों की आजमाइशें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब खाला ने उन्हें छोड़ दिया तो उनके चचा और चची ने उन्हें अपने घर में रख लिया, लेकिन दिन रात उन पर जुल्म होने लगे। चची दिन भर उनसे घर के काम करवाती और खाने के वक्त बचा कुचा खाना उनके आगे फेंक देती, जबकि चचा अक्सर शराब पीकर आते और शबीना को धमकियां देते कि अगर किसी से शिकायत की तो तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकाल दूंगा। शबीना सारी अजियतें बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ने लगा तो एक रात उसने अपनी दोस्त से मदद मांगी और बहन का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चली गई। दोस्त की मदद से उन्हें एक दरमियाने इलाके में एक छोटा सा किराए का मकान मिला, जहां पर उन्होंने नया सफ़र शुरू किया। शबीना ने अपनी तालीम छोड़कर लोगों के कपड़े सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी ताकि वो अपनी बहन की तालीम जारी रख सके और उसे एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। शबीना ने खुद को बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, बस अपनी बहन के लिए वो जिंदा थी और उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। लेकिन अब अहमद का यूं सामने आ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने माजी की तल्ख यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे डर था कि अगर अहमद को सच पता चल गया तो वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा और वो ये सब दोबारा नहीं सह सकती थी। इसलिए उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो अहमद को कभी हकीकत नहीं बताएगी, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना सहनी पड़े। लेकिन अहमद ने मुसलसल शबीना से मिलने की ज़िद लगाए रखी और फिर एक दिन कहा कि चलो ठीक है, बस आखिरी दफ़ा मुझसे मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अहमद की बात सुनकर शबीना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मुझे कहाँ मिलना है? तो अहमद ने उसे जगह बताई। जब वो उसके बताए हुए कॉफ़ी शॉप में पहुंची तो अहमद पहले से ही वहां मौजूद था। शबीना को देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे बैठने को कहा। शबीना ने अहमद की तरफ देखा और बैठ गई। अहमद उसकी तरफ देखते कहने लगा कि क्या वजह है जो तुम मुझसे इतना दूर भाग रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर किसी ने कुछ कहा है जो तुम इस रिश्ते से ही इनकार कर रही हो जो हमारे वालिदैन ने बचपन से तय किया था? शबीना ने अहमद की तरफ देखा और अपनी आंखों में आई हुई नमी को पीछे धकेलकर कहा कि नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, बस इशाल की वजह से ही मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अहमद ने कहा कि उसे अकेला क्यों छोड़ना है? हम उसे अपने साथ रखेंगे, अपने पास। जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे मेरी भी तो वो बहन है। शबीना को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और चलाते हुए कहने लगी कि नहीं, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो सिर्फ मेरी बहन है।
तुम्हारी माँ ने उस दिन मंगनी तोड़कर यही कह दिया था कि बहन ख़त्म तो सारे रिश्ते ख़त्म, इसलिए इन दोनों लड़कियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बराहे मेहरबानी अब तुम हमारी ज़िंदगी में दोबारा से आकर हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालो। शबीना की बात सुनकर अहमद तो हक्का बक्का ही रह गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बल्कि उसकी तो माँ ने कहा था कि न जाने ये दोनों लड़कियां कहाँ चली गई हैं। हालांकि पता भी है कि शबीना की तुम्हारे साथ मंगनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो भाग गई। शायद कहीं उसे तुमसे अमीर लड़का मिल गया होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और कभी भी इस तरह मुझे छोड़ नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने तुम्हारे बारे में मुझे झूठ बताना शुरू कर दिया कि तुमने बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली है जो तुम्हें बहुत ऐशो इशरत से रख रहा है। काफ़ी अरसा मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन जब तुम नहीं मिली तो मुझे भी लगा शायद तुम वाकई में शादी करके चली गई हो और मुझसे मोहब्बत सिर्फ एक ड्रामा थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी माँ ने ही ये सब ख़त्म किया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो शबीना ने उसकी तरफ देखकर कहा कि पहले खाला को तो मना लो, उन्हें इस रिश्ते से इतराज़ होगा और फिर वो मंगनी तोड़कर मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाती फिरेंगी। नहीं, अब की दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं अम्मी को भी मना लूँगा और अगर ना मानी तो फिर घी उल्टी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। तुम बस मेरा इंतज़ार करना। शबीना ने अहमद की तरफ देखा और पुरनम लहजे में कहा, लेकिन अहमद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मतलब तुम इतने पढ़े लिखे और मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है। इसके बाद मैंने अपनी तालीम छोड़ दी और इशाल को पढ़ाने लगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती। अहमद ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर कुछ अहम है तो वो तुम और तुम्हारी खुशियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो और मुझ पर भरोसा रखो। शबीना ने अपने आंसू साफ करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अहमद ने उसे घर छोड़ दिया और खुद अपने घर आ गया और गुस्से में अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा। जब फौजिया बेगम बाहर निकली और कहा कि क्यों इतना चिल्ला रहे हो, तो अहमद ने कहा कि क्या आपने शबीना से सारे रिश्ते ख़त्म किए थे। शबीना का अचानक जिक्र सुनकर फौजिया बेगम गड़बड़ाई और कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो अहमद ने चिल्लाते हुए कहा कि आपने ऐसा ही किया है। आपने इन दो यतीम लड़कियों को बेआसरा छोड़ दिया। क्या क्या कुछ नहीं सहा इन दोनों ने, लेकिन फिर भी देख लें आज वो अपने पैरों पे खड़ी है बिना किसी सहारे के। उन्हें आप जैसे लोगों के सहारे की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी का साथ ना भी हो तो अल्लाह ताला का साथ काफ़ी होता है इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये सब सुनकर फौजिया बेगम शर्मिंदा होने लगी और कहा कि वाकई मैंने इन दोनों बच्चियों के साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे इनके पास ले जाओ, मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत अरसे से मैं ये बोझ अपने दिल में लिए बैठी थी, अब मेरी बस हो गई है। प्लीज़ मुझे ले जाओ। ये सुनकर अहमद ने गहरी सांस भरी और अपनी माँ को शबीना के पास चला गया, जहाँ पर उन्होंने शबीना से माफ़ी मांगी और कहा कि बहुत जल्द वो उसे अपनी बहू बनाकर ले जाएंगी। दूसरी तरफ रियान भी अब फैसला कर चुका था कि वो इशाल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। उसे भी इन दोनों की हकीकत मालूम हो चुकी थी और इन दोनों की खुददारी ने रियान को बहुत मुतासिर किया और फिर एक ही दिन में दोनों बहनों की रुखसती हो गई। इशाल को रियान रुखसत करके ले आया और साथ में अहमद शबीना को। इशाल बेड पर दुल्हन के लिबास में बैठी थी। दुल्हन बनी वो गज़ब ढा रही थी, जैसे कोई आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। आज वाकई में वो अप्सरा लग रही थी। रियान जब कमरे में आया तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। इशाल ने जब उसे खुद की तरफ देखते पाया तो कहने लगी, ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मुझे नज़र लगाने का इरादा है? माशाल्लाह के साथ थोड़ी तारीफ करो और मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट भी दे दो। इशाल की बात पर रियान का बेसाख्ता कहकाहा उभरा और कहा कि तुम कभी नहीं सुधर सकती। चलो पहले गिफ्ट ले लो, उसके बाद तुम्हारी तफसीली तारीफ करता हूँ। और फिर उसे लॉकेट पहनाते हुए रियान ने उसकी दूधिया गुलाबी गर्दन पर अपने लब रखे। रियान के लम्स से इशाल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और वो शर्मा कर पीछे हटने लगी। जब रियान ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भींच लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे जेवर उतारने लगा और साथ साथ रियान की जसारतें भी बढ़ रही थी। इशाल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने रियान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। तो रियान ने मुस्कुराकर कहा कि क्यों, आज तो हमारी सुहाग रात है और मैं आज किसी भी सूरत खुद पर ज़ब्त नहीं कर सकता। इतना कहकर रियान ने इशाल के माथे पर बोसा दिया और उस पर हक जताता चला गया।
रेयान ने बहुत नरमी और मोहब्बत से उसे समेटा। दूसरी तरफ अहमद भी शबीना के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेहद पुरजोश था। लेकिन शबीना क्योंकि ज्यादा मैच्योर थी, इसलिए उसने इशाल की तरह वावेला नहीं किया, बल्कि अहमद के साथ जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत का इरादा किया। इन दोनों बहनों की जिंदगी ने सख्तियों के बाद ये सुकून का लम्हा था जो अल्लाह ने उनकी सब्र की बदौलत उन्हें अता किया था। अगले दिन जब रेयान की आंखें खुली तो इशाल को अपने बाहों में बिखरी हुई हालत में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और उसने अपना चेहरा इशाल के गर्दन में छिपा लिया। अपनी गर्दन पे गर्म गर्म सांसें महसूस करके इशाल कसमसाई और कहा कि प्लीज़ सोने दें, पहले भी आपने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, कम से कम अब तो मेरी जान छोड़ दें। इशाल की बात पर रेयान का कहकहा उभरा और कहा कि कैसे छोड़ दूं तुम्हारी जान, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये छोटी सी जान अब मेरी जान बन चुकी है, जिसे मैं कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तुमने तो मेरी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी भरी है, और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। आखिर में रेयान सख्त लहजे में बोला तो इशाल सहम गई और सहमी हुई नज़रों से रेयान की तरफ देखने लगी। रेयान ने उसकी आंखों में दर्द देखकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश मत करना। रेयान ने बहुत नरमी से उसे कहा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि गुस्से की वजह से इशाल को पैनिक अटैक आता है और वो नहीं चाहता था कि शादी के पहले ही दिन इशाल को किसी भी किस्म के दुख का सामना करना पड़े। इशाल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेयान को देखते हुए आहिस्ता से सर हिलाया और फिर उसके सीने पर अपना सर रख दिया। रेयान ने उसके बालों में उंगलियां चलाईं और धीमे लहजे में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है इशाल, लेकिन अब तुम्हें खोने का तसव्वुर भी मुझे तोड़ देता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इशाल में उसकी बात सुनकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया, जैसे वो उसकी कुर्बत को अपने दिल में महफूज करना चाहती हो। रेयान ने महसूस किया कि इशाल का दिल तेजी से धड़क रहा है, तो उसने मजीद नरमी से उसे थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता लोरी देने लगा ताकि वो सुकून से सो जाए। दूसरी तरफ शबीना उठकर फ्रेश हुई और बाहर आकर उसने अहमद को उठाया। अहमद ने मंदी मंदी आंख खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर उसका बाजू खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया और कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, सो जाओ अभी आराम से। शबीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और वो क्या सोचेंगे कि दुल्हा दुल्हन अभी कमरे से ही नहीं निकले। अहमद ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ, दुल्हा दुल्हन मसरूफ होंगे एक दूसरे से प्यार करते हुए, तो उन्हें क्या मसला है, चुपचाप यहाँ मेरे साथ लेट जाओ। तो वो जल्दी से अहमद के पहलू में लेट गई। अहमद उसकी हालत देखकर जोर से हंसा और कहा कि अब मुझे पता चल गया तुमसे कैसे बात मनवाई जा सकती है। अहमद की बात सुनकर शबीना ने उसकी तरफ घूरा और कहा, थोड़ी तो शर्म कर लें आप। इतनी देर में दरवाज़ा खटखटाने लगा कोई, तो शबीना ने कहा कि चलें अब तो उठ जाएं, अब तो हमें बुलाने भी आ गए हैं। तो उसके माथे पे बोसा देते हुए अहमद उठा और कहा कि जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो जालिम समाज को। शबीना मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था, मगर दिल खुश और मुतमईन था। ऐसा लगता था जिंदगी अब मुकम्मल हुई थी। और फिर कुछ ही देर में दोनों नीचे चले गए, जहां सब ने उन्हें मोहब्बत भरी दुआओं में समेट लिया। अहमद ने शबीना का हाथ थामकर धीरे से कहा कि अगर तुम साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। शबीना ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया और दिल ही दिल में अपनी नई जिंदगी की खुशियों के लिए दुआ मांगी कि ये खुशियां दायमी हों, मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, और दिल ही दिल में आमीन कहकर अपने हमसफ़र का हाथ थामे आगे बढ़ी। इस तरह इस कहानी का खुशियों भरा इख्तिताम हुआ, जिसमें दोनों बहनों की तकलीफ़ों के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियां भर गईं और दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं। रेयान और अहमद दोनों ही उनका बहुत ख्याल रखते और हर तकलीफ़ को उनसे दूर रखने की कोशिश करते। वो दोनों भी हर वक्त अपने रब की शुक्रगुजार रहती कि उन दोनों की किस्मत में ऐसे जीवन साथी लिखे गए थे।